जस्ट जिंदगी विद प्रिंस में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें आप भजनों के जरिए तो जानती हैं। जब भजन की बात आती है तो सम्राट उनके आगे अपने आप जुड़ जाता है। अनूप जलोटा जी आज हमारे साथ हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट जिंदगी विद प्रिंस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातें तो बहुत सारी आपसे जुड़ी, संगीत से जुड़ी होंगी, लेकिन सबसे पहले चूँकि एक विरासत में संगीत आपको मिला है और कहीं ना कहीं एक उस समृद्ध संगीत को आपने पूरी देश दुनिया में पहुँचाया है, तो शुरुआती उन दिनों की बात करें, उन माता पिता के साथ बिताए वक्त की अगर हम बात करते हैं और सीखने वाले उस वक्त की बात करते हैं, तो हमेशा यादों में आपके रहता होगा, तो किस प्रकार का है? मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ संगीत रोम रोम में है। पिताजी हमारे, उनको सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उनका शास्त्रीय गायन, उनका भजन गायन बहुत ही विशेष रहा है। माँ हमारी वो भी सिंगर थी और साथ ही साथ कथक नृत्य भी करती थी, तो उनसे हमको लय प्राप्त हुई। जो लयकारी हम करते हैं वो हमारी माँ का ही असर है, और जो सुरबाजी हम करते हैं वो पिताजी का असर है। पिताजी सुरों में खूब खेला करते थे। तो परिवार में जब संगीत होता है तो आ तो जाता है सब बच्चों में, लेकिन अब बच्चों में वो करने की इच्छा कितनी है उस पर। हम 5 भाई बहन हैं, बाकी 4 लोगों ने तो नहीं किया। उनके अंदर वो जुनून नहीं था। जुनून होने से फिर बात आगे बनती है। तो मेरा जुनून पिताजी ने देख लिया था, तो मुझे सिखाते थे। मेरा एक बेटा है, उसमें संगीत के गुण नहीं है, तो मैंने उसको नहीं सिखाया। वो फाइनेंस में है, अमेरिका में जॉब करता है। तो एक तो गुण हो और गुण के साथ साथ जुनून हो जी, तब बात बन जाती है। और गुरु का आशीर्वाद तो घर में मिल ही गया था आपको पिता के रूप में, तो निश्चित ही स्वर साधना आपकी वहाँ से शुरू हुई। धीरे धीरे जब संगीत में आप आगे बढ़ने लगे, घर में बारीकियाँ सीखने लगे, सरगम और तमाम तरह के स्वर लहरियाँ आपके जो जहन में है बैठने लगी, आपको लगा कि अब कुछ आगे जाना चाहिए जीवन में और कुछ इस तरह से अपने संगीत को, अपनी विरासत को आगे लोगों के सामने प्रस्तुत आपके जरिए करना चाहिए। तो एक दिशा की बात की जाए तो क्या दिशा थी दिमाग में कि हाँ ये दिशा है मेरी दिशा थी केवल गायन। उसमें ना तो दिशा क्लासिकल की थी, ना भजन की, ना गज़ल की, ना फिल्म में गाने की। दिशा थी गायन, कि जो गाऊं वो असरदार हो। तो हमने एक फिल्म में गाया एक दूजे के लिए, बड़ा असरदार लगा लोगों को। तो लोग कहने लगे आप फिल्म में आइए, फिल्म में गाइए। तब तक हमारे कार्यक्रम शुरू हो गए थे। हमको उसमें मज़ा आता था ज़्यादा, ऑडियंस बैठ रही। तो हम बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मना कर देते थे, ये टाइम नहीं है, हम तो बिज़ी, आज पटना में है, आज दिल्ली में है, आज कलकत्ता में। तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे। लक्ष्मीकांत पर अल्लाह नाराज़ हो गए थे, आप आते ही नहीं हो, हम बुलाते। तो हमने उन्हें कहा कि भाई संगीत तो सब संगीत ही है, भजन भी तो अच्छा है, गज़ल भी अच्छी, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि मैं भजन में आऊँ। तो ईश्वर की इच्छा से मैं भजन फील्ड में आया हूँ, क्योंकि जो मैं भजन गाता था वो हिट, क्योंकि वो भी हिट करा देते थे अपने डिपार्टमेंट से बैठे हुए ईश्वर। सिफारिश आपकी तगड़ी हो जाती, सिफारिश बड़ी तगड़ी थी। तो जब हिट हो जाता था भजन, तो लोग कहते थे भाई भजन सम्राट हो गया। इस तरह भजन सम्राट बन गया। बिल्कुल, और वो टैग जीवन पर्यंत आपके साथ रहना है भजन सम्राट का। धीरे धीरे जब यात्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंची, फिल्म में आपने गाया, एल्बम्स, गज़ल, भजन, सब, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने छोड़ा। आपको लगता है कि एक टाइप्ड जो भजन का टैग आपके ऊपर है, उसके इतर भी आपका जो संगीत है वो लोगों को उतना ही पसंद है जितना कि दूसरा भजन आपने जो गाए हो? हाँ, जो गज़ल के प्रेमी हैं वो मेरी गज़लें भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे बहुत फरमाइशें आती हैं प्रोग्राम में गज़ल गाइए, और गज़ल के मेरे प्रोग्राम भी बहुत होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि भजन के प्रोग्राम में गज़ल का कह दिया गया हो? कई बार हुआ, सुनाइए। कई बार होता है। तो कभी एक आध गज़ल हो जाए तो मैं अपनी गज़ल सुना देता हूँ, और कई बार गज़ल के प्रोग्राम में होता है जी ऐसी लागी लगन सुना दीजिए, वो भी सुना देता हूँ। जी, मीन्स दोनों तरह से बैलेंस करके आप चलते हैं। उसके ऊपर एक शेर है जी, कि अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्याला है। क्या बात, बहुत ही सुंदर।
और इस तरह से जो आपने अपने संगीत को सहेज कर और लोगों को उनकी जो चॉइस है, उनकी जो इच्छा है उसके अनुरूप उन तक पहुंचाया है, बड़ी बात। और सुनने वाले भी आपके लाखों करोड़ों में जो हमेशा आपको सुनते रहना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो भजन आपने शुरुआती दौर में गाया और लोगों ने हमेशा आपको उसके लिए कहा कि नहीं, अब अनूप जी हैं तो ये तो सुनना ही है हमें, ऐसी लागी लगन तो सब जानते ही हैं, उसके अलावा भी जो बहुत पॉपुलर रहे हैं, उनमें से कोई एक दो लाइनें उसको। उनमें एक तो है मैया मोरी मैंने माखन खाया जी, एक है रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम। ये लोग सुनते ही सुनते हैं हर कार्यक्रम में। दो लाइन जग में है सुंदर सुनिए। नाम की, बिल्कुल। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत ही सुंदर सा। सफलता एक इंसान को आगे बढ़ाती भी है और उसके साथ एक कहें कि एक सोचने को भी मजबूर कर देती कि मैं सफल हूँ, बहुत कुछ सुना जा रहा है मेरा और हर तरह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो कभी लगता है कि सफलता को संभालना और उसको सिर ना चढ़ने देना कितना मुश्किल होता है? हाँ, कठिन काम है, कठिन काम है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे इसमें सहयोग देती हैं। जैसे मैं कोई भी ट्रॉफी अपने घर नहीं ले जाता जो मुझे कार्यक्रम में मिलती है। जी। मेरे घर में एक भी ट्रॉफी नहीं है, कोई अवार्ड नहीं, कुछ नहीं, केवल सरकारी लगा के रखता हूँ। पद्मश्री है, वो है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ दिया था वो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने दिया, सरकार के सम्मान के लिए। वो सम्मान मेरे घर में बहुत अच्छे स्थान पर लगे। बाकी ना कोई गोल्ड डिस्क लगी है, 10-12 हज़ार 20 हज़ार अभी तक ट्रॉफीज़ मिली होंगी, कोई नहीं है। वो मैं अपने कार्यक्रम में ही वहीं किसी को दे देता हूँ, भैया तुम ले जाओ अपने घर में रखो, बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए यादगार हो जाती है, इन्होंने मुझे दिया जी। और मैं तो घर ले ही नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने घर में उन चीज़ों को नहीं ले जाना चाहता हूँ जो मुझे इस बात का एहसास दिलाएं कि यदि आपने कुछ किया है जीवन में, जो आपने कुछ हंगामा किया। घर में मैं एक पति हूँ, एक पिता हूँ, एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक दूसरे सदस्यों के जैसा हूँ। लेकिन जब मैं मंच पे बैठता हूँ तो मैं वो वाला मुकुट पहन लेता हूँ कि मैं अनूप जलोटा हूँ और लोगों को मुझसे कुछ आशाएं हैं, मुझे वो आशाओं पे खरा उतरना है। अब उतरते स्टेज से वो मुकुट उतार के फेंक देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सहजता की आपकी, कि इस तरह से आप अपने जीवन को और अपने काम को बैलेंस करके रखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने झंडे गाड़ते हैं हमेशा, और आप बहुत सुने जाते हैं। हमारे भारतीय भी सुनते हैं, अब तो विदेशी भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत से बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं और खुद को भी कहें कि रिचार्ज कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा संगीत वैसा है कि एक तरह से दवा का काम करता है और किसी डॉक्टर से कम नहीं? बहुत सी बीमारियां इंसान को स्ट्रेस की वजह से होती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, से कहीं मुझे ये प्रॉब्लम, डॉक्टर पूछता है कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो आप बताते हैं हाँ ये टेंशन है, कहते इसी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, टेंशन से हुआ ना। तो स्ट्रेस और टेंशन, इस दो चीज़ों का इलाज शास्त्रीय संगीत है, क्योंकि वो आपको काम कर देता है। आपको मधुर संगीत सुने, आप हरिप्रसाद चौरसिया जी का फ्लूट सुनिए तो आपका मन शांत हो जाता है। शांत हुआ मतलब उतने टाइम के लिए स्ट्रेस से आप दूर हो गए। तो क्यों ना उसको ज़्यादा सुने, क्या स्ट्रेस दूर होगा, टेंशन दूर होगा, तो साथ ही साथ वो बीमारी दूर होगी या नई बीमारी नहीं आएगी। तो ये चीज़ का हमारे शास्त्रीय संगीत में एक ख़ास प्रभाव है और इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं और सारी दुनिया में इससे लाभ हो रहा है।
बिल्कुल। और निश्चित ही संगीत अपने आप में एक ऊर्जा का काम तो करता ही और जीवन में एक दिशा भी देता है जो सीखने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं उनको। विवादों की अगर बात करें तो बीच में कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अपने जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे पीछे विवाद भी चले आते हैं। तो जिस विवाद की तरफ मेरा इशारा है आप समझ ही गए होंगे। क्या सोचते हैं आप कि वाकई लोगों ने उस चीज़ को इतना क्यों लिया, और लिया तो फिर उसके पीछे का तर्क कितना सही और कितना गलत? आप बिग बॉस की बात करें जी। बिग बॉस से लोगों को बड़ा कष्ट हुआ जब मेरी एंट्री हुई कि ये इसमें आ रहे हैं और ये तो प्रचार हो रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड साथ में इतनी यंग। लेकिन जब उन्होंने देखना शुरू किया बिग बॉस तो उनको लगा ऐसा तो लगता ही नहीं है, ये तो उससे बात ही नहीं करते हैं, एक बार भी हाथ पकड़ के नहीं बैठे उसका। हाँ, तो इसका मतलब कि वो ड्रामा ही लगता है। 1.5 महीना मैंने ऐसे गुजार दिया, उसमें कोई ऐसा सीन ही नहीं जिसको लोगों को लगे कि अरे यार ये तो सच लगता है। और बाहर आके हमने कह दिया कि मैं और उसके पिताजी दोनों मिलकर उसका कन्यादान करेंगे। ये तो ड्रामा था जो हो गया। और उससे जसलीन का बड़ा फ़ायदा हुआ, उसको घर घर में लोग पहचान गए क्योंकि वो गायिका बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ उसका नाम हो, वो गाए। अब उसको गाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रियाज ज़्यादा करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी गायिका सिद्ध हो सकती है। तो वो तो 1.5 महीने का पेड हॉलीडे था मेरे लिए, मैं करके बाहर आ गया। बिल्कुल, यानी कि उस पेड हॉलीडे को आगे याद नहीं रखना चाहिए, ये कह दिया नहीं, जाए मुझे तो फिर बुलाएंगे फिर चला जाऊंगा। मुझे मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्या बुराई है। बिल्कुल, एक कलाकार तो सभी कुछ कर सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, मैं आपको बताऊं। 8-10 साल के बच्चे जो मेरा संगीत नहीं सुनते थे जी, वो गूगल करने लगे कि ये कौन है, अनूप जलोटा कौन है जी। और गूगल में उन्होंने ऐसी लागी लगन सुन लिया, उनको भी याद हो गया। तो उस जनरेशन में भी भजन पहुंच गया बिग बॉस के कारण। बिल्कुल सर। और उस साल का मैक्सिमम गूगल सर्च में मेरा सर्वाधिक सर्च नंबर 1 पे था। जी। तो कितने बच्चों ने देखा होगा, और उसी के कारण वो भजन की तरफ थोड़े आकर्षित हो गए और भजन सीखने लगे। बहुत ही अच्छी बात हुई। मतलब कहें कि हम जहाँ नेगेटिविटी थी वहाँ अपने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया और लोगों को अपने संगीत से वापस जोड़ने का काम किया। क्योंकि वहाँ जो मेरा व्यवहार लोगों ने देखा, लोगों को लगा ये तो गलत लग रही है बात। ऐसा ही नहीं। ऐसी लागी लगन की आपने बात की है तो 2 लाइनें हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत ही सुंदर सर। आगे निरंतर आपके कदम बढ़ रहे हैं। भोपाल में भी अब आपने एक एकेडमी संगीत की अपनी खोल ली है आर.के. शर्मा जी के साथ मिलकर। अब क्या क्या प्लानिंग है भविष्य की? अब्रॉड कर रहे हैं, देश में तमाम जगहों पर आप कर रहे हैं, लेकिन भोपाल भी एक ऐसी जगह है। भोपाल में तो देखिए हमने ये एकेडमी खोल दी, आर.के. शर्मा जी इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, मुझे विश्वास है। तो स्पिरिचुअल म्यूजिक ही आज सिखाना चाहिए, वही समय है। और उसके माध्यम से शास्त्रीय संगीत भी सिखा देना चाहिए। जैसे मैंने ऐसी लागी लगन सुनाया, सब सीखना चाहते हैं, सबका फ़ोन आता है हमको वो ज़रूर सीखना है। वो सीखने के बाद हम कहते हैं पता है तुमको किस राग में था? ये राग किरवानी है। तो कहते वो भी सिखा दीजिए। अब किरवानी भी सीख लिया उन्होंने। जग में सुंदर ने 2 नाम सुनाया, उन्होंने सीख लिया। उनको पता है कौन सी राग है? ये राग गुजरी तोड़ी है, गुजरी तोड़ी भी सिखा दी। तो इस माध्यम से शास्त्रीय संगीत का भी काम हो रहा है और अच्छा संगीत उनको सुनने को मिल रहा है जिसमें अच्छे संदेश हैं जो उनको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये हमारे एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक का काम है, ध्येय है, उद्देश्य है कि हम लोगों तक ऐसा संगीत पहुंचाएं कि वो अपने को पहले से बेहतर इंसान बना पाए। इसके साथ ही साथ कुछ और काम मैं कर रहा हूँ। जैसे एक हमारी कंपनी है, उसका नाम है माई तीर्थ इंडिया।
तो माई तीर्थ इंडिया में हम अगर अमेरिका में कोई आदमी बैठा है और वो कहता है मुझे तिरुपति के दर्शन करने हैं, तो हम उसको उनके घर से लेते हैं, तिरुपति दर्शन करा के घर वापस छोड़ देते हैं। ओमकारम में एक संस्था बनाई है। ओमकारम के माध्यम से जितने देश में घाट हैं वहाँ पर हम स्पिरिचुअल म्यूजिक प्रस्तुत करेंगे। उसमें हमको 12 घाट तो यूपी गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए हैं, और दूसरा काम कर रहे हैं कि बनारस में 2 घाट का हम नाम रखने जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली उसकी, और बहुत जल्दी हमको उसके ऑर्डर्स आ जाएंगे। एक घाट का नाम होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां घाट, और एक का नाम होगा पंडित रविशंकर घाट। अद्भुत सर। इन लोगों ने वाराणसी से पूरे संसार में नाम किया, भारत रत्न प्राप्त किया। तो इस तरह के काम अब जो आयु जितनी है उसमें ये काम करने हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो शेष है वो विशेष है। तो शेष जितना भी है उसको विशेष बनाना है। बिल्कुल, और निश्चित ही सभी की जो आशाएं आपसे जुड़ी हैं और सभी की शुभकामनाएं कि शेष को विशेष आप बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अपने संगीत से समृद्ध करेंगे। निश्चित ही सभी चाहते हैं, और हम सभी की शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें की आपने, जीवन के बहुत पहलुओं पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन चलते चलते एक गज़ल के 2 पीस जरूर सुनना चाहेंगे हम आपसे। वो मेरा था, वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। अब उससे आँख मिलाना अजीब लगता है। वो मेरा था। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये तो थे अनूप जलोटा जी, जिन्होंने हमने बात की, और निश्चित ही आज की ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी एक और मेहमान के साथ। तब तक आप देख रहिए जस्ट जिंदगी विद प्रिंस।